हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीक से हमने अपने पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम क्या करेंगे, हम कोई सा भी एक चैप्टर को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा पढ़ लिया है एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड 2024, ठीक है, दो अलग अलग पेपर होते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड एंड दूसरा हमारे पास क्या रहता है, बेसिक। तो ये स्टैंडर्ड एंड बेसिक के अंदर चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं एंड इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो अभी तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर स्टैंडर्ड के तो टोटल 1 2 3 4 5 हमारे पास मेन सेट आए थे एंड पांचों सेट से तकरीबन 19 से 20 क्वेश्चन और को अगर मिला दे तकरीबन 22-23 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि आए थे। हम इन क्वेश्चंस को जरा वन बाय वन करते हैं। इसके अंदर जो हम आज क्वेश्चन करने वाले, मतलब इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम 31 के क्वेश्चंस, जो भी हमारे पास तकरीबन 2 3 4 क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो जरा हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, है ना। मुझे उम्मीद है तुमने कर लिया होगा, इसलिए आराम से बैठ के देखो और जो लोग नहीं कर पाए थे भाई समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देके रखा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज। ये देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही भेज चुका हूँ, ये रिपीट क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, करते जरा। हमारे पास p की वैल्यू देख के रखा हुआ है 18a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, और हमारे पास जो q की वैल्यू देख के रखा वो देख के रखा हुआ है 20a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, क्योंकि अपने को मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं जब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2 से 9, फिर वापस जब मैं करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 3 एंड फिर कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 3 एंड 1। तो क्या मैं इस p को ऐसे लिख सकता हूं कि बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। ये हमने सारे के सारे टर्म्स लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर q वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो q वाली वैल्यूज क्या आ गई, तो जब मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इधर साइड में मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 10, वापस से मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया मेरे पास 5 एंड फिर 5 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। डन, ये बात हो गई। तो अब एक काम करते हैं, इसका भी जरा अपन प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो हमने क्या बोला, q को जो 20 दे के रखा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास a स्क्वायर एंड b स्क्वायर दे के रखा, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करना है तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर हम सारे के सारे जो नंबर्स रहते हैं, जो प्राइम नंबर्स रहते हैं, पहले उनको अपन लिखते हैं एंड फिर हम पावर लगाते हैं। लो से हम याद रखते हैं कि हमारे पास एलसीएम निकालना है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे हाई पावर निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, सबसे पहले मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है मुझे 3, फिर मुझे दिख रहा है 5, फिर मल्टीप्लाई बाय a एंड फिर मल्टीप्लाई बाय b। हमारे पास 2 का यहाँ पे लो देके रखा, तो हाई पावर करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। 3 का हाई पावर तो स्क्वायर देके रखा, 5 का तो एक ही, कितना आ गया 1 एंड फिर a इंटू में b। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 जा कितना आ गया, 4 5 जा 20 एंड 20 का मल्टीप्लाई ये 3 स्क्वायर 9 से करूंगा तो 9 2 जा कितना आ गया 180 a एंड b। अब इसके भी पावर जरा लिख देते हैं, a का पावर स्क्वायर देके रखा और b का पावर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर एंड इधर भी स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 180 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास नहीं, क्योंकि यहाँ पे 180 स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर देके रखा, ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक, कंफ्यूज मत होना कि दोनों आंसर यानी दोनों ऑप्शन सेम देके रखे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू के अंदर 1 नंबर का पूछा गया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ये आई गेस 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा गया, जिसके अंदर और वाली वैल्यू भी देके रखी हुई। तो अभी क्योंकि अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए अपन दोनों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलो देखो ध्यान से। तो मैं इस और वाले के अंदर में पहला वाला क्वेश्चन में करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा, प्रूव दैट 5 माइनस में 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो जरा इनको सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इसको प्रूफ करना है कि मेरे पास इरेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि लेट 5 माइनस में 2√3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। हम सबसे पहले ये मान लेते कि हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया।
जैसे मैंने इसको माना कि मेरे पास रेशनल नंबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस में 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन में Q। अगर हमारे पास ये रेशनल नंबर देख के रखा हुआ है तो मैं इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ध्यान देना कि Q जो हमारे पास है वो 0 के इक्वल नहीं है, और हम क्या लिखते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट्स बहुत लिखने पड़ेंगे इसमें। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस सिंप्लीफाई में क्या होगा, सबसे पहले मैं P अपॉन में Q को इस साइड लेके आता हूँ और -2√3 को उस साइड लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 माइनस में P अपॉन में Q इक्वल्स टू, इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना आ गया 2√3। जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये Q ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 5Q माइनस में P डिवाइडेड बाय Q, एंड जो उस साइड 2 मल्टीप्लाई में दे के रखा इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो कितना आ गया मेरे पास 2 इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया मेरे पास √3। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमें समझने की जरूरत है। इस स्टेटमेंट में हमें क्या समझने की जरूरत है कि अगर P और Q हमारे पास इंटीजर्स देके रखा हुआ है, तो जब मैं 5Q निकालूंगा तो वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर आता है, और डिवाइड करूंगा इंटीजर वैल्यू से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास P और Q इंटीजर्स दे के रखे हुए हैं तो ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास रेशनल होगा। लेकिन इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास इरेशनल आ रहा है। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है, तो हम वहां पे लिखेंगे कि ऐसी चीजें हमारे पास इसलिए हो रही है क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लेके रखा हुआ। ठीक है, गलत अजम्पशन क्या लेके रखा, हमने गलत अजम्पशन लेके रखा हुआ कि 5 माइनस में 2√3 इज अ रेशनल नंबर। तो आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो स्टेटमेंट्स हम ये लिखेंगे कि सिंस, देखो ध्यान से ये बहुत जरूरी है, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि जो हमारे पास P है और जो हमारे पास Q है ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं, देखो ध्यान से, पीछे वाली जो वैल्यू देकर रखी 5Q माइनस P, 5Q माइनस में P डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2Q की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा विल बी अ रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात, ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन बट इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये हमारे पास दे के रखा हुआ है कि जो √3 होता है हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम समझाने की बात ये कर रहे हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो हमने यही बोला कि सिंस P एंड Q आर द इंटीजर्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन जो इसका आंसर आ रहा है √3, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो फिर मैं यह स्टेटमेंट क्या लिखूंगा कि ये जो हमारे पास दे के रखा हुआ है, जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आया है, ये क्यों आया है, देखो ध्यान से। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस contradiction arises due to our wrong assumption। हमारे पास रॉन्ग अजम्पशन हमने क्या करके रखा हुआ है, रॉन्ग अजम्पशन, दैट इज 5 ही देके रखा हुआ ना, 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करके रखा हुआ था। क्या गलत अजम्पशन करके रखा हुआ था, हमने गलत अजम्पशन ये करके रखा था कि 5 माइनस में 2√3 हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। therefore we conclude that ध्यान से देखो, we conclude that 5 माइनस में 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ये हो गया इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इन स्टेटमेंट्स को तुम्हें समझ के थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा है, शो दैट द नंबर 5 इंटू में 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू में 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो पहले यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, 5 इंटू 11 क्या था, 5 इंटू 11 इंटू 17, 5 इंटू 11 इंटू में 17 प्लस फिर क्या देके रखा हो, 3 इंटू में 13, ये हो गया 3 इंटू में 13, 3 इंटू में 11 सॉरी 3 इंटू में 11 देके रखा हुआ, कहाँ गया, 3 इंटू में 11, 5 11 13, 3 इंटू में 11, 5 11 13 30, 5 11 17 एंड 3 11। सही है, चलो देखो ये हमें क्वेश्चन देके रखा और हमें इसको ये प्रूफ करना है कि जो ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है ये हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ये नंबर देके रखा हुआ है ये एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हमने ये पढ़ के रखा हुआ है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है इसको क्या मैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या मेरे पास अलग अलग प्राइम जैसे P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3 ये ऐसे होता है, थोड़ा सोचो। यानी कि किसी भी मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि मैं बहुत सारे प्राइम नंबर्स दे के रखूं जैसे 2 इंटू 3 इंटू मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूं इंटू मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूं तो क्या वो भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा? आंसर हाँ, वो भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई यहाँ पे प्लस से, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे के रखा हुआ है, अगर इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व करके इसकी वैल्यू को प्रूफ कर देंगे कि भाई ये प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो मैं इसकी वैल्यू को क्या मान लेता हूं, x, फिर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू जो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है सबसे पहले मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं। तो एक काम करते हैं 11 को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बच गया मेरे पास 5 इंटू में 17 एंड प्लस में 3। ठीक है, आगे चलते हैं। x इक्वल्स टू कितना आ गया 11, 17 5 कितना आता है, तो ये मेरे पास आता है 85, 85 प्लस में 3 हो गया एंड 85 प्लस में 3 कितना आ गया, तो ये x इक्वल्स टू 11 इंटू में 88 आ गया। और जब मैं 88 का वापस से जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या ये 11 इंटू में 11 इंटू क्या ये 8 हो गया, और 8 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो तुम जरा मुझे बताओ पहले 11 इंटू में 11 क्या मैं यहाँ पर 11 का स्क्वायर कर दूं, और ये जो 8 दे के रखा हूं क्या मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? आंसर हाँ बिल्कुल, इसको 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं। यानी जो हमारे पास ऊपर नंबर दे के रखा हुआ था क्या वो प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में आ गया? तो मैं बोलूंगा कि 11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इस मल्टीपल ऑफ, ध्यान दो, इस मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, इस मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर प्रोडक्ट लिख दो, है ना, प्रोडक्ट लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस देखो इस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखो, ये वर्ड मेन है ना, ध्यान रखना, इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक क्या आ गया, कंपोजिट नंबर। और जैसे ये मेरे पास कंपोजिट नंबर आया तो ये क्या x की वैल्यू थी, और x किसके इक्वल था, तो मैं यहाँ पे इक्वल था 5 इंटू में 11 इंटू में 17 प्लस 3 इंटू में 11 के, विल बी अ क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, डन, ये मेरे पास हो गया इसका प्रॉपर आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा हमें उल्टा करके पूछा गया। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचे हैं कि यहाँ पर अगर मिनिमम नंबर दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मिनिमम का मतलब होता है वो L यानी कि लोएस्ट से रिलेट कर देंगे एंड इन तीनों नंबर्स का LCM निकाल देंगे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो 48, 80 एंड 144 दे के रखा हुआ है ये नंबर ऑफ टीचर्स दे के रखा, और यहाँ पे जो वर्ड बोल के रखा वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की बात कर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, दो ध्यान से मैं समझाता हूँ। ये बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये अलग अलग रूम्स है, ये 1 रूम हो गया, ये 2 रूम हो गया, ये 3 रूम हो गया, ये 4 रूम हो गया। तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट करना, जिसके अंदर हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये, दो ध्यान से,
द नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड द सेम नंबर, यानी कि अगर इसके अंदर 10 टीचर बैठ रहे हैं तो इसके अंदर भी 10 टीचर बैठेंगे, इसके अंदर भी 10 टीचर बैठेंगे, इसके अंदर भी 10 टीचर बैठेंगे, ठीक है। एंड आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी कि जो मैंने ये 10 टीचर यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये अगर फ्रेंच का है तो ये पूरे के पूरे 10 फ्रेंच के होंगे, ये पूरे के पूरे हमारे पास हिंदी के होंगे, ये पूरे के पूरे हमारे पास इंग्लिश के होंगे, और ये पूरे के पूरे मान लेते हैं फ्रेंच के होंगे। ऐसे हमें करके बिठाना है। तो अगर इन्होंने वर्ड दे के रखा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या कि मुझे एक रूम के अंदर मैक्सिमम लोगों को बिठाना है। थोड़ा सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर मुझे मैक्सिमम टीचर्स को यानी मैक्सिमम लोगों को बिठाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर HCF निकालना है इन टीचर्स का 48, 80 एंड 144। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिखूंगा कि F मिनिमम, ध्यान दो है ना, F मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, देन we have to find, या फिर we have to make sure that maximum number of teachers, ठीक है, teachers should be seated in a रूम, ठीक है। यानी कि मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे यहां पर HCF निकालना है। then we will find out HCF of किस का, जो हमारे पास 48 दे के रखा हुआ, जो हमारे पास 80 दे के रखा और जो 144 दे के रखा, इनका मैं पहले HCF निकालूं। मैं पहले ये पता करूंगा कि एक रूम के अंदर मैं मैक्सिमम कितने लोगों को बिठा सकता हूँ, एंड फिर बाद में मैं रूम्स कैलकुलेट करूँ, ठीक है। चल आगे बढ़ते। तो मैं काम करता हूँ 48, 80, ये जो हमारे पास नंबर्स दे के रखे हैं 48, 80 और 144, इनका मैं क्या निकालता हूँ, HCF निकालता हूँ। तो जब मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो जरा मुझे बताओ, ये 2 से कितना आ गया 24, वापस 2 से कितना आ गया 12, फिर 2 से करूंगा कितना आ गया 6, एंड फिर 2 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 3। जब मैं 80 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास 2 से कितना आ गया 40, फिर 2, 20, फिर 2, फिर 10 एंड फिर 2 एंड फिर कितना हो गया 5 एंड 5 फिर 1। जब मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आ गया 2, 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18, एंड फिर 2 से कितना आ गया मेरे पास 9, एंड फिर कितना आ गया 3 से 3, एंड फिर यहाँ पर 3 से कितना आ गया 1। समझ में? मुझे बेसिकली यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 से ये 1 हो चुका है। जब मैं 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, 2 टू द पावर 4 इंटू में 3। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू में 5। और जब मैं यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये भी देकर रखा 2 टू द पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर। और जब भी मैं यहाँ पे HCF कैलकुलेट करता हूँ तो मैं ये चीज देखता हूँ कि हमारे पास कॉमन प्राइम क्या है। तो जब इसके अंदर कॉमन प्राइम देखूंगा तो मेरे पास 2 दिख रहा है, और इसका मुझे हाईएस्ट पावर लिखना है, और हाईएस्ट पावर इसका क्या आ जाएगा 4। यानी कि जब मैं इसका HCF निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 16। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ये 16 हमारे पास क्या देके रखा, तो ये 16 बेसिकली ये देके रखा हुआ है कि जो अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, रूम, एक रूम के अंदर मैं मैक्सिमम कितने पर्सन्स को बिठा सकता हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल इक्वल आए। तो वो हमारे पास कितना हो गया 16। ध्यान रखना है, एक के अंदर हमारे पास 16 होंगे। लेकिन अगर मुझे रूम्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करूंगा कि भाई टोटल हमारे पास फ्रेंच के 48 है, तो इस 48 में जब 16 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। समझ में? हाँ बिल्कुल 3 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंच वाले लोगों को अगर मुझे इक्वल बिठाना है तो मुझे 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही यहाँ पर अगर 80 के अंदर 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5, 16 5 से कितना हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास 18। और जब मैं यहाँ पर 144 के अंदर डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9 टाइम्स में होता है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर
नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल्स टू 48 के अंदर मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं 80 के अंदर 16 से डिवाइड कर दूंगा, एंड फिर मैं 144 के अंदर 16 से डिवाइड कर दूंगा। और जैसे यहाँ पे वैल्यूज को डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 3, इधर कितना आ गया मेरे पास 5 और इधर कितना आ गया मेरे पास 9। यानी कि टोटल हमारे पास रूम्स की जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो टोटल 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज किया होगा, या फिर अगर तुमने किया भी होगा तो गलत किया होगा। जरा मुझे कमेंट के अंदर बताओ, ठीक है, किसने ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही किया, ठीक है। ये थे हमारे पास इस सेट के, कौन सा सेट, ये कोड 31-1 का, जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास और में दिया हुआ था। इन दोनों ही क्वेश्चंस को अपन ने किया, ठीक है। ये थे हमारे पास टोटल आज के 3 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो सब्सक्राइब करके जाना है, बाकायदा अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना है। बाकी के जो सेट्स के वीडियो सॉल्यूशंस है उसको भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।